देवी देवताओं के आशीर्वाद से मैं चंपावत क्षेत्र की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। सबकी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। नमस्कार, खबर विशेष में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। चंपावत के रण में कांग्रेस ने निर्मला गहतेड़ी को मैदान में उतारा है और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 70 में से 47 सीटें जीतकर सीएम धामी ने बीजेपी को ऐतिहासिक और प्रचंड जीत जरूर दिलाई। हालांकि सीएम धामी अपनी परंपरागत सीट खटीमा से जीत हासिल नहीं कर सके, मगर पार्टी आलाकमान ने पहाड़ की सत्ता के लिए दोबारा पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताया। अब सीएम पद पर बने रहने के लिए पुष्कर सिंह धामी को चंपावत का उपचुनाव जीतना होगा। जरूरी है ये जीत। और सीएम धामी के लिए चंपावत उपचुनाव की जंग कितनी कड़ी है? क्या चंपावत में फिर कमल खिलेगा? क्या पहाड़ पर पुष्कर राज बरकरार रहेगा? अपने मेहमानों से आज की खास पेशकश में चंपावत उपचुनाव को लेकर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले तमाम तस्वीरें देखिए जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ बीजेपी के विधायक रहे कैलाश गहतोड़ी, जिन्होंने अपनी सीट मुख्यमंत्री के लिए छोड़ी है, वो मौजूद थे और बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता मौजूद थे। इसी के साथ एक रोड शो भी किया गया और शक्ति प्रदर्शन किया गया बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में। बड़ी खबर है चंपावत से, सीएम धामी ने नामांकन किया। कैलाश गहतोड़ी समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। नामांकन से पहले सीएम धामी ने रोड शो भी किया। बनबसा से टनकपुर तक मुख्यमंत्री धामी ने रोड शो किया। बड़ी और अहम खबर, 11 तारीख तक दरअसल नामांकन किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने आज बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। 31 मई को वोटिंग होगी, 3 जून को नतीजे आएंगे और ये साफ हो जाएगा कि चंपावत का उपचुनाव, चंपावत का ये रण किसके पक्ष में रहेगा। और सबसे अहम चुनाव इस वजह से क्योंकि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां से बीजेपी के कैंडिडेट हैं। खटीमा में उनको शिकस्त झेलनी पड़ी थी और इस बार चंपावत से वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कई दावे भी किए गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नामांकन दाखिल किया, उनके साथ बीजेपी के कुछ नेता मौजूद थे। और दूसरी तस्वीर में जहां पर जनसंपर्क अभियान उन्होंने चलाया, जनता से सीधे मुलाकात की, जनता को सीधे आश्वस्त किया कि बीजेपी अगर यहां से जीती, मैं यहां से विधायक बनूंगा तो किस तरह से विकास कार्य होंगे। बनबसा से लेकर टनकपुर तक मुख्यमंत्री ने रोड शो भी किया है। लेकिन बड़ी चुनौती है, निर्मला गहतोड़ी कांग्रेस की यहां से विधायक है, महिला उम्मीदवार हैं, ब्राह्मण चेहरा है और एक परंपरागत तौर पर ब्राह्मण बहुल सीट मानी जाती रही है चंपावत को। और इस लिहाज से एक क्षत्रिय चेहरा पुष्कर सिंह धामी का, क्या वहां पर एक बड़ी जीत वो यहां पर दिला पाएंगे पार्टी को। और कैलाश गहतोड़ी के सामने भी चुनौती होगी कि उन्होंने अपनी सीट छोड़ी जरूर है, लेकिन वो ट्रांसफर मुख्यमंत्री के नाम पर करा पाए। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती इस लिहाज से भी क्योंकि परंपरा जो उत्तराखंड की सियासत की रही थी, लगातार सरकारें बदलती रही, लेकिन इस बार बीजेपी ने खुद को बरकरार रखा सत्ता में। उस लिहाज से तमाम बड़े नेताओं के पास ये मुकाबला करने की एक चुनौती कि निर्मला गहतोड़ी यहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कितनी चुनौती दे पाती हैं। हालांकि यहां से जो विधायक हुआ करते थे 2 बार के कांग्रेस के, उनको टिकट यहां पर कांग्रेस ने नहीं दिया। हिमेश खारकवाल की जगह निर्मला गहतोड़ी को उतारा गया है। तो उत्तराखंड में चंपावत उपचुनाव के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। ये सीट बीजेपी विधायक कैलाश गहतोड़ी के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। देखिए, चंपावत उपचुनाव का रण, सीएम पुष्कर धामी ने किया नामांकन। नामांकन से पहले किया मेगा रोड शो। उत्तराखंड में चंपावत उपचुनाव सियासत का सेंटर बना हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। उनके साथ बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद रहे। नामांकन के बाद सीएम धामी ने जीत की उम्मीद जताई। यहाँ का चुनाव, चूंकि यहाँ के सभी लोग विभिन्न राजनीतिक दलों में काम करने वाले बहुत सारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सबने सदस्यता ले ली है और सब लोग चंपावत के विकास के लिए आगे आ रहे हैं। ये जितनी भी जीत होगी वो चंपावत के विकास की जीत होगी। सीएम पुष्कर धामी बनबसा से करीब 90 किलोमीटर लंबा रोड शो कर चंपावत पहुंचे। इस दौरान उनके साथ पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी समेत कई समर्थक भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले सीएम धामी ने सीट खाली करने के लिए कैलाश गहतोड़ी का धन्यवाद किया।
चंपावत उपचुनाव के रण में कांग्रेस ने महिला उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी को उतारकर सीएम धामी को चुनौती दी है। सीएम पद पर बने रहने के लिए पुष्कर सिंह धामी को उपचुनाव जीतना जरूरी है। क्योंकि सभी देवी देवताओं का, चंपावत क्षेत्र की महान जनता का सबका आभारी हूँ, सबका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आम चुनाव में वहाँ से प्रचंड बहुमत से श्री कैलाश चंद गहतोड़ी जी को भारी बहुमत से जिताया था और उन्होंने वहाँ से आग्रह किया था कि मैं उस क्षेत्र से अब प्रतिनिधित्व करूँ और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। अब मैं बनखंडी महादेव के प्रांगण में हूँ। बनखंडी बाबा का, हमारे पूर्णागिरी मैया का, गोलजू महाराज का, शारदा मैया का, माँ बाराही का, हिंगला देवी का, रणकुची मैया का, सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से मैं चंपावत क्षेत्र की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। चंपावत उपचुनाव के लिए 31 मई को वोटिंग होनी है। बीजेपी को उत्तराखंड में ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले पहाड़ के बाजीगर पुष्कर सिंह धामी चंपावत के चक्रव्यूह को तोड़ने में सफल हो पाएंगे या नहीं। और सीधे आपको ले चलते हैं चंपावत, जहां खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, जनसंपर्क के लिए लोगों को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए। हमेशा जिनकी विजय होती है, आदमी बंशीधर भगत जी हमारे उन्हीं की तरह उनके बगल में बैठे हुए। अरे मोबाइल वाले भाई साहब पीछे चलो भाई, खड़ा ही पीछे। लगातार बिहार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले आदमी किशन सिंह कुशाल जी, और आज जिनके कारण से और जिनको आपने बनाया और जिनको आपने बनाया और मुझे वहां लेकर आ गए। जनता से हमारे पहले सभी लोगों का उल्लेख करके फिर कैलाश साहब पर आता हूँ। एक बार मैं सभी को नाम ले लूंगा। हमारे कैबिनेट मंत्री आपने गणेश जोशी जी, आपने हरि सिंह रावत जी, आपने रेखा आर्या जी, आपने सौरभ बहुगुणा जी, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन ज्योति राय जी, हमारे प्रभारी मेहरा जी, राम भाई उषा जी, हमारे मेयर वहाँ के मोतीपुर के रामपाल जी, दीपक जी, और हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष और मेरे छोटे भाई के नाते जो बचपन से हम लोग साथ साथ यहाँ पर बड़े हुए हैं, भाई दीपक पाठक जी, भाई दीपक रजवार जी, और मंच पर उपस्थित सभी हमारे नेतागण। अब सामने भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, शिव जी हैं, हमारे मोहनदा वहाँ से आए हैं, क्या नाम, इन्होंने भी सबसे पहले कैलाश दा के बाद जो है मोहनदा ने भी हमारे सोनी ऑडियो लेवल बढ़ाना थी, लेकिन गुलजू का आदेश यहाँ का हो गया। शिव जी है, हमारे सरिता दीदी है, कह रही थी अब मैं सीट छोड़नी करी हूँ, नहीं तो और उधर पीछे सुरेश गढ़िया जी है, हमारे देखिए सुरेश गढ़िया जी है, हमारे शक्ति भाई है, शक्ति लाल जी है, और इधर प्रमोद बेनवाल जी है। राम सिंह चैड़ा जी तो पत्र लिखकर आए थे। कहाँ है राम सिंह जी? यहाँ पर उपस्थित हमारे विनोद कंडारी जी है, हमारे, अब मेरे को यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा कोई है, तो यहाँ फकीरदा ने भी जो है वहां से बयान दिया था गंगुली हाट से। तो भाइयों बहनों, हमारे बहुत सारे विधायकगण आए हुए हैं, बहुत सारे हमारे पदाधिकारी आए हैं। अब यहाँ पर बहुत जगह से ऐसा हुआ कि अब आप लोगों को पता है, इस चुनाव में जब मैं 3 जुलाई को विधानमंडल दल में मेरे नाम का प्रस्ताव हुआ और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे ये जिम्मेदारी मिलने वाली है, और मुझे जिम्मेदारी मिल गई। 4 जुलाई को मैंने शपथ लेकर काम करना शुरू किया। आप सब कार्यकर्ता भाई बहनों के सबके आशीर्वाद से पूरे प्रदेश के अंदर में गया। हर विधानसभा क्षेत्र को मैंने कोशिश करी कि हर विधानसभा तक पहुंचूं, दूरस्थ से दूरस्थ स्थान तक पहुंचूं, और उस पूरे अभियान में आप सबके आशीर्वाद से, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल गई।
प्रचंड बहुमत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उत्तराखंड के लिए काम किए हैं, जो उनका विजन है उत्तराखंड के लिए, जो आगे के कार्यक्रम है, इन कार्यक्रमों पर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने पहली बार उत्तराखंड बनने के बाद एक इतिहास बनाने का काम किया है, एक इतिहास बनाया है, पहली बार मिथक टूटा है। नहीं तो क्या होता था, चुनाव के बाद एक बार इस पार्टी की सरकार, एक बार उस पार्टी की सरकार, और इस बार भी आप सब जानते हैं चुनाव बहुत कठिन था। जैसा अभी गैतोड़ी जी भी कह रहे थे कि चुनाव कठिन था और बहुत सारे लोग मानते नहीं थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार जो चीजें आप सबके माध्यम से नीचे तक पहुंचाने का काम हुआ, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने यहां का मिथक तोड़ दिया और नया इतिहास रच दिया। भाइयों बहनों, पूरा युद्ध हम लोग जीत गए। और जैसा ये कह रहे थे कि सेनापति के रूप में मुझे आगे करा था, मैं घायल हो गया और उनकी व्यक्तिगत लड़ाई में कहूंगा, वो व्यक्तिगत लड़ाई में हार गया। और आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मुझे फिर से आप सबकी सेवा करने का अवसर प्रदान किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबका। और ऐसे समय में सबसे पहले इन्होंने घोषणा करी यहां पे कि आप इस क्षेत्र से लड़िए, इस क्षेत्र से आइए। अब मैं बहुत दुविधा में था, सच बताऊं तो इसलिए दुविधा में था कि जब खटीमा का चुनाव में प्रत्याशी का चयन हो रहा था, तो उस समय भी मुझे ऊपर से इस प्रकार का संकेत दिया गया था कि आपको किसी अन्य विधानसभा से लड़ना चाहिए। रेखा जी बैठी हंस रही है यहाँ पर, रेखा दीदी हमारी, क्योंकि ये वहां पर साक्षी थी, मदन कौशिक जी थे। अरे मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि हमारा संगठन है वो एक एक कार्यकर्ता के बारे में विचार करता है। भाई नीचे झुके। मैं अपने बारे में विचार नहीं कर रहा था, लेकिन ये सब लोग मेरे बारे में विचार कर रहे थे। लेकिन मेरी उस समय थोड़ा मैंने जिद कर ली। वैसे मैं संगठन के सामने कभी जिद नहीं करता हूं, और मैंने जिद करी कि नहीं, मैं यहीं से लड़ूंगा। और मुझे लगा कि लगातार मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, लेकिन मैं कम समय दे पाया हूं, नहीं जा पाया, और चुनाव परिणाम आप सबके सामने है। इस बार जब सीट चयन की बात आई तो अनेकों स्थानों से सभी भाइयों ने, हमारी पार्टी के भाइयों ने तो आगे आकर कहा ही कहा, दूसरी पार्टी के लोगों ने भी कहा, और उन्होंने केवल कहा ही नहीं, सार्वजनिक रूप से उन्होंने बयान भी दिए। सभी संपर्क में थे, सभी लोग कह रहे थे। लेकिन मैं समझता हूं कि जैसे इस क्षेत्र में मैं आया हूं तो यहां पर गोलजी ने मुझे बुलाया होगा, क्योंकि रात भर एक दिन ऐसा हो गया, एक बार ये एम्बुलेंस को रास्ता दे दीजिए सब लोग। एक दिन रात को, अब मैं बहुत दुविधा में था कि मैं पार्टी को क्या बताऊं। आप लोगों ने भी सर्वे करवा रहे थे, कहां से लड़ना है, कहां से लड़ना है, क्योंकि मुख्यमंत्री की शपथ तो हो गई थी, लेकिन शपथ तभी पूरी होगी जब अब जनता की मोहर दोबारा से लगेगी इस पर। तो मैं बहुत दुविधा में था कि कैसे मैं सीट का चयन करूं। ऊपर से कैलाश दा का इतना प्रेशर था इनका, ये रात में 1:30 बजे रात तक एक दिन बैठे रहे मेरे पास। और आपको इनके बारे में बताऊं कि कई बार लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं इन्होंने इस्तीफा दे दिया या आधे मन से तो नहीं दे दिया, आधे मन से तो नहीं दे दिया। इनसे मैंने कहा एक दिन कि आप विधानमंडल दल की बैठक में चलिए, मैं
हम लखनऊ से आ रहे थे, हम लखनऊ से आए थे, यूपी जी की शपथ में से लौट कर आ रहे थे। ये मैं और डॉक्टर धन सिंह रावत जी तीनों साथ साथ थे, एक ही गाड़ी में हम एयरपोर्ट से आए। इन्होंने कहा कि मैं विधानमंडल दल की बैठक में ही नहीं जाऊंगा, और शपथ लेने के बाद ये विधानसभा गए ही नहीं। फिर इन्होंने मुझे एक दिन कहा कि चलिए अभी विधानसभा का आप चयन नहीं कर पा रहे हैं, अब ये तो सब केंद्र की बात है, तो आप पूर्णागिरी दर्शन करने आ जाइए। मैंने आनंद फानंद में जो है मां पूर्णागिरी के दर्शन का कार्यक्रम बनाया। मैं उस क्षेत्र में पूरा हल्ला हो चुका था, टनकपुर में, बनबसा में, आसपास सारे क्षेत्रों में। तो जब मैं वहां आया तो मुझे अपने बचपन के सारे दिन याद आ गए। टनकपुर, बनबसा, सूती ढांग, चलती, अमोड़ी, क्यों लग रहा है कोई डाउट तो निशाना भी मार दे। तुम बड़े सुस्त लग रहे हो, क्या बात है। तो ये सब आ रहा था क्योंकि मैं इधर पैदा हुआ बगल में पिथौरागढ़ में, और बाकी बड़ा इधर हुआ आपके बगल में, बीच में चंपावत था। तो मैंने कहा इन दोनों को जोड़ने का काम भी चंपावत ही करेगा। और मुझे याद है बचपन में मेरी ईजा कहती थी मुझसे कि चंपावत के लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, हमेशा वो दूसरों की मदद करते हैं, जो भी आता है। क्योंकि हमारा रास्ता यही था, हम खटीमा से पिथौरागढ़ जाते थे या पिथौरागढ़ से खटीमा आते थे, तो रास्ते पर रुकते थे। ये तो मार्केट होता था, यहाँ का लोहा घाट का मार्केट है, आसपास का मार्केट है। तो ईजा अक्सर कहती थी मुझे पता नहीं था कि एक दिन जो है मैं राजनीति के इस दौर में पहुंच जाऊंगा कि चंपावत के लोगों को ही मेरी मदद के लिए आगे आना होगा। आज मुझे वो कथन सच में सच साबित हो रहा है, जो मेरी ईजा मुझसे बहुत साल पहले, जब मैं 4 साल का था, 5 साल का था, तब कहती। और कैलाश जी मुझे एक मित्र, बड़े भाई, इसके साथ साथ एक साईं भक्त भी हैं। साईं भक्त हमेशा इनका जो है एक इन्होंने रटन कर ली कि नहीं यहीं से लड़ना है, यहीं आना है। और मेरा भी मन हो गया। मैंने कहा कि वैसे तो 5 सीटें 10 सीटें हमारी रेखा दीदी और ये सब लोग देख रहे थे, पूरा इनका चल रहा था कि संगठन में कि 5 सीटों का सर्वे होना है, और वो सर्वे हुआ भी। फिर अंत में उन्होंने मुझे पूछा, ऊपर आप लोगों ने भी पूछा, तो मैंने कहा मेरा मन तो चंपावत का है, बाकी जैसा आप लोग तय कर दीजिए। भाइयों बहनों, आप सबके बीच में आया तो मुझे पत्रकार बंधु मेरे पूछ रहे थे जिस दिन मैंने चयन किया चंपावत का कि आप चंपावत कैसे आ गए। मैंने कहा चंपावत आने का कारण है, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, थोड़ा सा मन में विचार आया कि ये बचपन में मैं यहाँ खेला हूँ, यहाँ पढ़ा हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ। तो चूंकि अब पूरे प्रदेश के अंदर मुख्य सेवक का काम आप सबके आशीर्वाद से मिला है, उससे पहले कभी युवा मोर्चा में, कभी पार्टी के अन्य कार्यक्रमों में, पिछले उत्तराखंड बनने के बाद 21 साल 22 साल तक लगातार प्रदेश के मैं हर कोने कोने में गया हूँ। और अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में अगर इस बार चुनाव में खड़ा होता तो सभी जगह से एक तरह से प्रस्ताव था, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये मेरा सौभाग्य है कि ये मां पूर्णागिरी की भूमि है। मां पूर्णागिरी ने बुलाया, मां शारदा मैया ने बुलाया, गुंजी का स्थान है, मां बाराही का स्थान है, मां हिंगला देवी का स्थान है, रणकोची मैया का स्थान है, बाबा गोरखनाथ की भूमि है, जिसके बारे में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी उस दिन उल्लेख किया था। उन्होंने भी वहां से उन्होंने कहा था कि, और उन्होंने आप सबके नाम संदेश भी दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं एक दिन गोरखनाथ मंदिर आऊंगा यहाँ, एक दिन गोरखनाथ मंदिर आएंगे। और बनबसा जो हेडवर्क्स है
सिंचाई विभाग का हेडवर्क्स है, जिसका अभी हमारे परिसंपत्तियों का जो बंटवारा है पिछले 21 सालों में जो नहीं हो पाया था, आज दोनों सरकारों की सहमति से लगभग वो सारा बंटवारा हो गया है। एक दिन आएंगे, क्योंकि बनबसा में हमारे यहाँ बहुत सारी कैनाल की कॉलोनियां हैं, जितना भी यहाँ का पानी है वो उत्तर प्रदेश की सिंचाई के काम आता है। भाइयों बहनों, बहुत सारे ऐसे काम हैं। अब पत्रकार बंधु बार बार पूछ रहे थे कि आप चंपावत की आप चुनाव लड़ने आ गए, क्या करेंगे? मैंने कहा चंपावत के लोगों का मेरा ये चौथा दौरा है अभी तक, इस बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद, और 4 दौरों में मैंने जिस प्रकार का प्रेम आप सब लोगों का देखा है, जिस प्रकार का आशीर्वाद आप सब लोगों ने दिया है, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं निशब्द हूं कि मैं किन शब्दों में आप सबका धन्यवाद करूं। एम्बुलेंस को रास्ता देने की गुजारिश भी मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान बात कही है। इसके अलावा अपने बचपन की तमाम यादों का जिक्र किया, लेकिन इसका फायदा कितना मिल पाएगा ये 3 जून को नतीजों में पता चलेगा। शादाब शम्स जी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं, गरिमा दसौनी जी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ कनेक्ट हैं। शादाब जी, पहला सवाल आपसे ही, जो नतीजा हमें खतीमा में दिखा था वो नतीजा यहां पर ना रिपीट हो, इसके लिए क्या कोशिश आप लोग कर रहे हैं? चलिए ठीक है। गरिमा जी, एक तरफ कांग्रेस के अंदर खाने तमाम चुनौतियां और दूसरी तरफ एक नया उम्मीदवार आप लोगों ने चंपावत में दिया है, कितनी चुनौती दे पाएंगे? चलिए उससे पहले तस्वीरें आप देख रहे हैं। गरिमा जी, आवाज मिली आपको? जी जी। कितनी चुनौती मुख्यमंत्री को दे पाएंगे आप, क्योंकि अब चुनाव सिर्फ पुष्कर सिंह धामी नहीं बल्कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां लड़ रहे हैं? नहीं, मैं आपके संज्ञान में ये बात लाना चाहती हूँ कि आपने पूछा कितनी चुनौती हम दे पाएंगे। चुनौती तो अभी हम 2022 के विधानसभा चुनाव में देकर आए। खटीमा से चुनाव आखिर हराया किसने? पुष्कर धामी को। वो कांग्रेस के ही कैंडिडेट ने हराया है, वन काफी जी ने हराया है। और दूसरी बात आपने कही कि पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री लड़ रहा है चंपावत में, तो आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि मार्च में भी जो व्यक्ति लड़ रहा था मुख्यमंत्री था, वो भी प्रदेश का मुख्यमंत्री था, तभी पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री थे। तो ऐसा नहीं है मुख्यमंत्री खुदा नहीं होता, हमने कई मुख्यमंत्रियों को हारते हुए देखा इस प्रदेश के अंदर, और कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर इस बार भी मुख्यमंत्री हार जाएंगे। और आप देखिएगा कि निर्मला गहतोड़ी जिसको बहुत हल्के में भाजपा ले रही है, एक तो महिला होने का वो माइलेज देंगी, दूसरा स्थानीय होने का माइलेज देंगी, तीसरा वहाँ पर जो समीकरण बैठ रहे हैं उसका माइलेज लेंगे। कहीं ना कहीं एक कौन सा समीकरण? ब्राह्मण समीकरण का जिक्र आप कर रही हैं? ब्राह्मण वोटर ज्यादा, इस बात का फायदा आप लोगों को मिलेगा, उम्मीद है आपको? निश्चित रूप से क्यों नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद लगाती है चुनाव जीतने के लिए, तो इसमें कांग्रेस पार्टी पीछे क्यों रहेगी? कांग्रेस पार्टी कोई भी कॉर्नर नहीं छोड़ेगी। हम पूरी मजबूती। लेकिन गरिमा जी, जो खटीमा का चुनाव था उसका जिक्र भी मुख्यमंत्री कर रहे थे कि मैंने अपनी जिद से यहाँ चुनाव लड़ा, पार्टी कह रही थी कि यहाँ से चुनाव न लड़ा जाए। दूसरी तरफ एक फैक्टर ये भी है कि उस समय एक परंपरा उत्तराखंड की सियासत में रही थी कि हर 5 साल के बाद सत्ता बदलती थी। लोगों को हो सकता है वहां पर लग रहा हो कि कांग्रेस की सत्ता आ जाएगी। चलिए गरिमा जी का रुख करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नहीं जी, कहें गरिमा जी, कहिए जी, प्लीज कंप्लीट। हेलो जी गरिमा जी, हाँ, तो मैं बताना चाहती हूँ आपको कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मेरी पार्टी ने मुझसे कहा था खटीमा से चुनाव मत लड़ो, लेकिन मैंने अपनी जिद से लड़ा। बिल्कुल। अब नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली कहावत को वो चरितार्थ कर रहे हैं, क्योंकि खटीमा उनका गृह जनपद है, वहीं से वो चुनाव लड़ते आए हैं और कहीं से चुनाव लड़ने की वो हिम्मत नहीं कर पाए, ये असलियत वो नहीं बता पाए कि मुख्यमंत्री जिसके पीछे पूरी भाजपा लाभबद्ध थी, 70 की 70 सीट में से कहीं और से चुनाव लड़ लेते। अब इस तरह की बातें करना बेमानी है और अपना मखौल उड़ाने जैसा है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री हास्यास्पद बात कर रहे हैं ये कहकर कि खटीमा से मुझे पहले ही संकेत मिल गए थे कि मैं चुनाव हार रहा हूं, और कहीं ना कहीं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात हो रही है। दूसरी बात, जो भाषण में आपने अभी सुनाई, उन्होंने कहा देवतुल्य जनता, चुनाव बहुत टफ था इस बार का, बहुत ही कड़ी लड़ाई थी, कड़ी टक्कर थी, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं देवतुल्य जनता का जिन्होंने हमारी सरकार दोबारा बनाई और एक मिथक को तोड़ा। मैं धामी जी से पूछना चाहती हूँ, देवतुल्य जनता ने तो आपकी सरकार बना दी, लेकिन आप क्या दे रहे हैं बदले में जनता को? आप दे रहे हैं महंगाई, आप दे रहे हैं बेरोजगारी, आप दे रहे हैं भ्रष्टाचार, आप दे रहे हैं 4 धाम यात्रा में इस तरह की कोताही, इस तरह का कुप्रबंधन, आप दे रहे हैं इस तरह की कुनीतियां। वक्त खत्म हो गया, माफी चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, इन सवालों का जवाब देने के लिए। तो एक तरफ मुख्यमंत्री धामी चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ नीलिमा गहतोड़ी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं। कितनी चुनौती मिल पाएगी, एक अहम पहलू रहने वाला है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं।
देवी देवताओं के आशीर्वाद से मैं चंपावत क्षेत्र की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। सबकी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। अनिद्रा, तनाव, डिप्रेशन व माइग्रेन से